तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। मैं रहती हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे। स्वागत है जी प्राइम एशिया टीवी ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਸੀਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ऐश्वर्या, वेलकम टू प्राइम एशिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम शुरुआत करें आपकी जर्नी से, तो कैसी रही आपकी जर्नी आप अब तक शुरुआत से? मेरी म्यूज़िकल जर्नी, मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं म्यूज़िकल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत आसानी थी इस चीज़ में सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या होता है, कैसे फ्यूचर में परफॉर्मेंस करनी है, गाना कैसे गाना है। क्योंकि मेरी मॉम शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टैलेंटेड सिंगर, और उसके बाद मेरे डैड, फिर मेरे दादाजी, मतलब सारा परिवार म्यूजिक में है। हाँ, करेक्ट। तो उनसे बहुत हेल्प मिली मुझे कि मैं गाना कैसे गाऊँ, सीखूँ कैसे, क्या करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप सबसे मुश्किल होता है आई थिंक हर आर्टिस्ट के लिए, कि वो समझ नहीं पाता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो वो शुरुआत मैंने मेरे घर पर ही देखी है, रियाज करते हुए देखा है बड़ों को, और उनसे बैठकर सीखा भी है। बट वही मैं 6 साल की थी आई गेस, जब से ही मैं म्यूज़िक में इंटरेस्ट है मेरा। बट मैं गाने से दौड़ती थी, भागती थी, पर धीरे धीरे फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा और मैंने फिर सीखना शुरू किया। प्रोफेशनली आपने आपकी शुरुआत कब हुई इस इंडस्ट्री में, जब इंट्रोड्यूस हुई? ओके, प्रोफेशनली इंडस्ट्री में कैसे कब इंट्रोड्यूस हुई इसका तो एक्चुअली मैं तब आई गेस 14 साल की थी। मैंने पहला गाना गाया, और वो भी मैंने इससे पहले कभी किसी स्टूडियो में नहीं गई थी मैं। मेरा पहला स्टूडियो ही फेमस स्टूडियो रहा है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, आए हैं। और मेरा पहला गाना ही कुमार शानू सर के साथ में था, और मूवी का गाना था टी सीरीज के लिए, दैट वाज कुटुम, और मैंने टाइटल ट्रैक गाया था। तो मेरा पहला काम वही था। तो जब हम इतने बड़े जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ पहली बार काम करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब कैसे उन्होंने ट्रीट किया आपको? मैं सच बताऊं तो जब आपको बहुत ज़्यादा अक्ल नहीं होती है, आप छोटे होते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता कि कौन आपके सामने है, कितनी बड़ी हस्ती है। और आई थिंक वो प्लस भी है, क्योंकि हम पूरे सच्चे दिल से हर चीज़ें कर देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, नर्वस नहीं होते। तो वो फ्रेज़ मेरे लिए वैसा था कि मैं छोटी थी, मुझे उतना समझ नहीं था कि मैं किसके साथ गा रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं मेरी डेडिकेशन पूरी थी कि मुझे अच्छा करना है ये सब। पर वही अगर अभी मेरे सामने कोई सोनू सर अगर आ जाए तो मैं ज़्यादा नर्वस हो जाऊंगी। बट उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था, और बस गा दिया, और वो गाना बहुत अच्छा हिट भी हुआ। और कुमार सर बहुत ही स्वीट हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। मैं छोटी थी, मुझे सब समझाया कैसे गाना है कैसे नहीं। सो ऐश्वर्या, आप फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप चाहो कि ये मुझे करना ही करना है, मतलब ये मुझे मिले ही मिले, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो, या किसी ऐसे आर्टिस्ट का आप नाम लेना चाहो जिनके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहो, आपकी इच्छा है? आर्टिस्ट ऐसे सच बताऊं तो मैं पहले बहुत सोचती थी ये सब कि मेरा ये ड्रीम है कि मुझे इनके साथ ये करना है, मुझे वो करना है। पर अभी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ मैं कि मुझे ये करना ही करना है, ये चाहिए ही चाहिए, तो उतनी वो नहीं है मुझे। बट हाँ, मेरा ड्रीम रहा है शुरू से, और अभी भी है कि मैं AR रहमान सर के लिए कभी गाऊँ फ्यूचर में। और
यही आप कह सकते हैं कि ड्रीम है। और आपने जो प्रोजेक्ट किए हैं उनमें से एक आपका जो पसंदीदा, आप मतलब जो आपको लगे कि ये मेरा फेवरेट गाना है, वो थोड़ा सा गुनगुनाना चाहो तो? ओके, हाँ, मेरा फेवरेट गाना है मेरा ही वाला संग तेरे। यस, हाँ, तो ये बहुत ही स्वीट सा गाना है और बहुत ही प्यारा और लोगों को बहुत पसंद भी है। मतलब ये एल्बम में आया था एक गाना और जिसको कंपोज किया है अंकुर ने, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये मैं आपको सुनाती हूँ कुछ लाइनें। संग तेरे चलूं तू रुके तो मुड़ जाऊं, तेरे दायरे से कभी बाहर ना जाऊं। संग तेरे चलूं तू मुड़े तो मुड़ जाऊं, तेरे दायरे से कभी बाहर ना जाऊं। It's like this only. म्यूज़िक इंडस्ट्री को कैसे देखती हैं आप ऐश्वर्या? मतलब 10 साल पहले जो बॉलीवुड था, आज का जो बॉलीवुड है, आगे का जो बॉलीवुड होगा, क्या मतलब आपको क्या फीलिंग्स है आपकी इसके बारे में? क्या चेंज हो रहा है? मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है? मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें हैं इसमें, मिक्स एंड मैच की। बहुत सारी प्लस भी हैं और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स की एक पसंद होती थी एक प्रॉपरली कि हाँ ये हमारी सिंगर है, ये हमारा गाना है, ये इसे ही गाना है। बट अभी ऐसा हो गया है कि इतने सारे ऑप्शंस जैसा सिंगर को ट्रीट किया जाता है आजकल इंडस्ट्री में कि अगर ये गाना अच्छा आपने गा दिया, हाँ इट इज़ साउंडिंग गुड, बट हम उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ आजकल चल पड़ी है ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि हमें फिर आप कंपोज़र के दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है कि कंपोज़र क्या इतने बड़े कंपोज़र होकर फाइनल नहीं कर पा रहे कि सिंगर कौन सा गाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हाँ उनको वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा गाना कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बट ऐसा हर कंपोज़र्स के साथ में नहीं है, कुछ ऐसे बड़े कंपोज़र्स भी हैं और बहुत अच्छे कंपोज़र्स भी हैं जिनको ऐसा नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, तो वो फाइनल रखते हैं सारी चीज़ें। और दूसरा लेबल वाली चीज़ें भी हो गई हैं आजकल कि आप अगर किसी लेबल के साथ हैं तो वो लेबल आप ही को चूज़ करेगा कि हमारे आर्टिस्ट हैं, हम इन्हीं से गवाएंगे, भले उस गाने को किसी और ने बहुत अच्छा गाया हो। तो ये चीज़ है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि हाँ उनको पता है कि हमें इससे गवाना है, ये हमारा गाना बहुत अच्छा गाएंगे। रिहर्सल्स होती थी लंबी लंबी, एक गाने के पीछे बड़ी मेहनत होती थी और सारा प्रैक्टिस वगैरह चलते थे। जस्टिफाई इस चीज़ को कौन अच्छा कर सकता है। एक बॉलीवुड में ये भी है कि नेपोटिज्म जैसे हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई नहीं है लेगेसी बॉलीवुड में अच्छी, तो टफ है एंट्री करनी उसमें। उस चीज़ का आपने कभी एक्सपीरियंस किया? हाँ, पर इतना भी आई थिंक हमारे म्यूज़िक के वर्ल्ड में इतना नेपोटिज्म नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। म्यूज़िक लाइन की अगर हम बात करें तो प्लेबैक सिंगर्स की हम बात कर सकते हैं। पहले होता था कि प्लेबैक सिंगर्स बहुत जो बड़े नाम थे उनकी बात अगर हम ना करें तो जो छोटे प्लेबैक सिंगर्स होते थे तब वो सामने अक्सर नहीं आते थे। करेक्ट, मतलब उनकी आवाज़ ही सामने आती थी। अब थोड़ा ट्रेंड ये हाँ वही मैं कह रही थी कि प्लस यही है आज के टाइम का कि आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है कि आपको इंडियन आइडल या फिर किसी रियलिटी शो में जाना है या किसी बड़े लेवल के लिए गाना है तभी आपका फेम नेम आपको मिलेगा। आजकल आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, ये सारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑडियंस भी इतनी आजकल समझदार है, मतलब दो अगर हिस्सों में बांटा जाए तो ज़्यादातर ऑडियंस समझदार है, समझते हैं वो कि अच्छा म्यूज़िक क्या है और फन के लिए कौन क्या कर रहा है। सो ये एक प्लस है हमारे आज के टाइम का। पहले कोई गाता था तो पता नहीं चलता था ऑडियंस को, अब अगर कोई थोड़ा सा भी बेसुरा कुछ भी हो जाता है तो पकड़ लेते हैं, सबको समझ जाते हैं, सब अब समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। रियलिटी शो के भी बहुत सारे ग्लिचेस हैं जो आजकल सारे समझते हैं। सो ऐसा है। तो आखिर में हम बात करें बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप की, इसके बारे में हमें बताएं, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और अब आप कब परफॉर्म करोगे उसमें? हाँ जी,
सो बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप है जो कि हो रहा है 21 को सेलिब्रेशन स्क्वायर पर, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ ये हमेशा लेकर आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस होता है, लोग बड़े हैपनिंग होते हैं, बहुत एक खुशनुमा माहौल होता है वहाँ पर। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि 21 को मैं परफॉर्म करने वाली हूँ यहाँ पर। Yes. अगर इसकी बात करें तो ये एक बहुत बड़ा साउथ एशियन इवेंट है, या कह लें कि इंडियन इवेंट है वेस्ट में, कनाडा में। Correct. कई बार होता है कि जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं कनाडा के, इतना क्राउड उनके कंसर्ट्स में भी कई बार नहीं होता, मुश्किल होती है उनको भी इतना क्राउड इकट्ठा करने में जितना ऐसे इवेंट्स में होगा, इसमें होगा, बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप में होगा। तो कैसा लगता है आपको जब दुनिया के दूसरी तरफ हमारे इतने लोग इकट्ठे होकर आपको सुनते हैं? मेरे ख्याल से ये प्यार है इंडियंस का और जज्बात हैं ये उनके, कि वो जब किसी अपने वालों को देखते हैं तो वो एनर्जी अपने आप इकट्ठा हो जाती है। 4 से 8 और 8 से बहुत सारे लोग हो जाते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है हमारी एक कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि हम किसी देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारे वाले हम जब देखते हैं तो वो एक्साइटमेंट हमसे बर्दाश्त नहीं होती और हम बिल्कुल खुल के उसको एंजॉय करने में यकीन रखते हैं। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है हमारे दर्शकों ने भी इसे एंजॉय किया होगा। जाते जाते आप अगर कुछ गुनगुनाना चाहें। हाँ ठीक है, श्योर। ये मेरी ऑडियंस के लिए ही है जो हमें सुन रहे हैं। जरूर। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गली। थैंक यू ऐश्वर्या। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर सो ये सीगे जी ऐश्वर्या पंडित, जिन्होंने परफॉर्म करना है आने वाले बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप दे विच। उम्मीद है तुसीं उत्थे पहुंचोगे तो इस इवेंट का आनंद लओगे। फिर तो कोई वखरा विशा ते वखरी शख्सियत लैके तुहाडे रूबरू होवांगे। तद तक दे लई देखते रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।